कल टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक करंट तक हो गया था और साथ में हम करंट डेंसिटी भी हमारा हो गया था। तो मैं आपको एक और नॉर्मली समझा देता हूँ करंट क्या होता है। तो अगर आप जानते कुछ करंट के बारे में, अगर जैसे आपने कहा कि 10th क्लास में आपके 70% थे, तो करंट क्या होता है जानते हो कुछ थोड़ा बहुत अकॉर्डिंग टू यू? फॉर्मूला ही पता हो? आई इक्वल टू, नहीं नहीं नहीं, वो बहुत अलग हो गया। देखो, चार्जिस का जो फ्लो होता है, फ्लो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, वो इलेक्ट्रिक करंट है और जिसकी फॉर्मूला हमने पढ़ चुके थे, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। ठीक है, और उसके बाद हमने टॉपिक पढ़ा था करंट डेंसिटी, जो जे इक्वल टू आई अपॉन ए। आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा इसके हटके है और न्यू टॉपिक है, पिछले से कुछ कनेक्टेड नहीं है। जिसना भी, अगर आपने पहली क्लास कुछ मिस की है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप ये इस वाली क्लास में हैं तो आप ये मान के चलें कि सर हम जो आज पढ़ेंगे वो एक बेसिक ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़े हुए होते हैं। अब से जो चैप्टर स्टार्ट होंगे वो सब प्रैक्टिकल लाइफ के होंगे, और इससे पहले जो थे वो हमने इनके बारे में कह सकते हैं कि डिस्कशन किया था कि ये चीज़ें होती क्या है, चार्ज क्या है, कैसे फ्लो कर रहा है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। आज का तुमसे सिंपल क्वेश्चन करूंगा पहले, लेकिन पहले कुछ चीज़ समझा दूंगा, उसके बाद तुमसे सिंपल क्वेश्चन करूंगा, बेसिक क्वेश्चन। उसी बेसिक क्वेश्चन का आपको आंसर देना। मेरे पास एक वायर है। अच्छा, वायर कंडक्टर होता है क्या इंसुलेटर होता है? कंडक्टर होता है। बात समझ में आ रही है? वायर ने का कंडक्टर होता है, कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को? जो चीज़ कंडक्टर है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, सीधी सी बात है। ये तो मतलब है भाई, स्केल है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कंडक्टर है, वायर भी है। अब ये क्वेश्चन हुआ कि सर आपने कहा कि जो कंडक्टर है, वायर ले लिया, उसको मैंने अभी बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं करा, ना ही लाइट के साथ कनेक्ट करा, या अब ये मान लो मैंने आपको एक वायर का पीस कट करके दे दिया और आपसे मैंने क्वेश्चन ये कर लिया कि जब आपने मुझे ये कहा कि कंडक्टर है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन होते तो मूविंग तो करेंगे, और मूविंग करते भी हैं, और जिस स्पीड से वो मूविंग करते हैं, जो जिस वेलोसिटी के साथ वो मूविंग करते हैं, वो वेलोसिटी होती है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड। हाँ, तो बात में आ गई क्वेश्चन कि सर आपने कि वायर है, वायर में आपने कहा सर ये तो कंडक्टर होता है, तो मैंने कहा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो फ्री इलेक्ट्रॉन मूविंग कर रहे होंगे, और मूविंग कितनी स्पीड से करते हैं सर? इतनी स्पीड से मूविंग करते हैं। अब तो क्वेश्चन ये है कि जब चार्जेस फ्लो हो रहे हैं तो आप उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पर भी चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, तो कहाँ हो रहे फ्लो? नहीं, दिमाग तो अभी चला नहीं, जब तो करंट नहीं चला तो दिमाग भी कहाँ चल जाएगा भाई? समझ तो सही चीज़ों को, बोर्ड पे फोकस रखो, ठीक है? क्योंकि अभी मुझे मैं, ठीक है, अब सुनो ध्यान से। तो क्वेश्चन ये है कि जब वायर में चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, मूविंग कर रहे हैं, और इतनी स्पीड से मूविंग कर रहे हैं, तो भाई हमें करंट फील क्यों नहीं हो रहा है? और इसी वायर को अगर मैं जोड़ दूंगा इलेक्ट्रिसिटी या बैटरी के साथ तो मुझे करंट फील होगा, होगा? तब भी तो चार्जेस मूविंग कर रहा है और अब भी चार्जेस मूविंग कर रहे हैं। तो बेसिक क्वेश्चन तुमसे ये करा कि सर जो वायर कनेक्टेड नहीं होता बैटरी के साथ उसमें करंट नहीं लगता है, और जो कनेक्टेड होता है उसमें करंट लगता है, क्यों? मैंने तुमसे कहा अब क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिकल स्टार्ट होंगे, पूरे प्रैक्टिकल, कि अगर वायर कनेक्टेड नहीं है इलेक्ट्रिसिटी के साथ और चार्जेस फिर भी फ्लो हो रहे हैं इतनी स्पीड से, तो करंट क्यों नहीं लगा? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। भाई सिंपल क्वेश्चन है ना, टफ नहीं है, यथार्थ। तुम्हारा अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, क्यों नहीं लगता बैक? जब हमारे चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, इतने चार्जेस फ्लो हो गए, स्पीड इतनी है, कंडक्टर है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, मूविंग कर रहे हैं, तो करंट लगना चाहिए। और आप ये कहो कि सर कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूविंग नहीं करते, तो भाई ये तो कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा, क्योंकि हम आज तक यही पढ़कर आए हैं कि जब चार्ज जो है फ्री एक्सटर्नल ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को एमिट किया जाता है, बाहर निकला जाता है, तो वो क्या करते हैं, एटम में मूविंग करते रहते हैं। अब अगर कोई तुमसे ये पूछ ले तो भाई साहब मुझे ये बता दो इलेक्ट्रॉन को तुमने एमिट करा कैसे?
इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना, इतना, मास कितना, इतनी वैल्यू, बात समझ आ रही है? जिसका वैल्यू इतनी मिनिमाइज, और आपने ये कह दिया कि मैंने इलेक्ट्रॉन को एक्सटर्नल ऑर्बिट से एमिट कर दिया, बाहर निकाल दिया, तो पहली क्वेश्चन तो ये निकाला कैसे, दूसरा क्वेश्चन ये गया कहां, और तीसरा क्वेश्चन ये दिखाई कर तो दिया होगा जाते हुए। जितना बेसिक जाओगे उतना कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। हम पढ़ते हैं ना केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन का इजी टू रिमूव द एक्सटर्नल ऑर्बिट ऑफ द एटम, हाउ इट इज पॉसिबल, कैसे बताओ, कैसे निकालोगे? अब ये तो कोई मोबाइल तो है नहीं कि तुम जेब में से निकाल कर रख रहे हो कि सर ठीक है हमने एमिट कर रख दिया। अब तुम जेब में से निकाल रखो तो दिखाई तो देगा ना। अब इलेक्ट्रॉन का मास इतना है तो भाई जिसका मास इतना उसे तुम देख भी कैसे लोगे? स्टोन, पत्थर, एटम कह सकते हो, मैटर कह सकते हो। मैटर किससे मिलकर बनता है? एटम से मिलकर बनता है। एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि स्टोन, पत्थर में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालो तो कैसे निकालोगे? तो तुम तो पढ़ते हो। इमेजनरी कुछ नहीं होता फिर जिसके अंदर, ध्यान रखना इस बात का। कल्पनाओं पर दुनिया नहीं चला करती। अगर तुम कह लो इलेक्ट्रिसिटी कल्पना है तो भाई साहब आप बिजली का तारा हाथ पकड़ के देख लो, पता चल जाएगा, सारे गलतफहमी दूर हो जाएगी। अब आंसर इसका ये हुआ कि सर ठीक है आपने करंट क्यों फील नहीं होता, कि अगर इसके अंदर 100 चार्जेस हैं, 100 एक ले लिया हमने अपनी तरफ से, तो 50 लेफ्ट टू राइट ट्रेवल करते हैं, 50 राइट टू लेफ्ट ट्रेवल करते हैं, और एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं, क्योंकि ये रैंडमली एक डायरेक्शन में मूविंग नहीं कर रहे हैं। इसीलिए ये करंट को हम जो है करंट को फील नहीं कर पाते। और जब इसी वायर को हम जोड़ देते हैं विद एनी सोर्स, तो ऐड करते ही सारे चार्जेस एक सीक्वेंस में, बैटरी की एनर्जी ने इस पर फोर्स लगाया, किस पर, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाया, और आपने उस फोर्स को फील करा। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन की जगह पर कोई स्टोन ले लूं, क्वेश्चन सुनना ध्यान से, इलेक्ट्रॉन ना लूं तो तुम कितना फोर्स फील करोगे? चलो इस बात को भी छोड़ो, मैं तुमसे सीधा क्वेश्चन ये कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन का मास इतना 9.1 इंटू -31, तो भैया जिसका मास इतना कम है उसको तुम लेकर ही क्यों चलते हो? कुछ और पार्टिकल भी तो हो सकते थे वायर के अंदर, इलेक्ट्रॉन ही क्यों कह रहे हो? चलो ये बात ठीक है, आपने डिस्कवरी कर ली, इसलिए इलेक्ट्रॉन होता है मानते हैं, ये थॉमसन ने डिस्कवरी की थी इसकी, ठीक है। अब क्वेश्चन तुम्हारे से ये तो करा जिसका मास इतना कम है, तो भाई उसे तुम यूज कैसे कर रहे हो? कुछ और ले लो ना, स्टोन ले लो, कम से कम कुछ दिखाई तो देगा। अब समझना कि इलेक्ट्रॉन ही क्यों ले गए। एक एग्जांपल दिया था मैंने, इससे पहले भी ये बात समझाई थी कि मेरे पास मैंने एक धागे के साथ एक बॉल बांध दी, बहुत हल्की बॉल है, जैसे जिसके अंदर सॉफ्ट भरी हुई हो तो सॉफ्ट बाहर निकाल दी, खोखली बॉल प्लास्टिक की रख दी, और मैंने कहा अब समझना कि सर मैं इलेक्ट्रॉन ही क्यों लेकर चल रहा हूँ, और कितना फोर्स इलेक्ट्रॉन पर लगता है जिसे हम फील करते हैं और हमें डेथ तक हो जाती है अगर हम अच्छा फोर्स फील कर लें। अब इस बॉल के सामने मैंने एक बच्चा खड़ा कर दिया, और इसके पीछे एक बच्चा खड़ा कर दिया, इस ए वाले पर्सन से कहा कि बेटा जितना जोर से हो सकता हो उतनी जोर से शॉट मारना है, तो इस बॉल में इतना फोर्स तो लगा सकता हूं, लेकिन शर्त यह है कि यह बॉल इसकी आंख पर लगनी चाहिए, आंख पर लगनी चाहिए। अब ठीक है, उसने बॉल बैट लिया, शॉट मारा, और बॉल उसकी जाकर आंख पर लगी। अब जितने जोर से वो मार सकता था, खुद को इमेजिन करो तुम कितने जोर से मार सकते हो पूरी पावर लगाकर, एनर्जी लगाकर, तो क्या होगा जब उसकी बॉल आंख पर लगेगी? तो आंख फूट जाएगी, बहुत ज़्यादा डैमेज होगा। बॉल का मास कितना हुआ होगा अप्रोक्सीमेट? 4-5 ग्राम। खोखली बॉल, होलो, छोटी सी बॉल है प्लास्टिक की, बहुत हल्की बॉल, फूंक मारो तो उड़ जाए, इतनी होल, तो कितना मास रहा होगा? 3-4 ग्राम। मैंने कहा तुमने शॉट मारा है, आंख पे लग गई,
हल्की बॉल कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आंख पर लग गई तो डैमेज कर देगी। इतना ही फोर्स, इसका मतलब क्या हो गया कि सर यहाँ पर अभी आपने कहा मास बहुत कम है, तब इसने आंख को डैमेज कर दिया। और इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, सुनना ध्यान से, गॉट इट माय पॉइंट, इसका मास तो और कम है, इतना ही फोर्स इस पर लग गया तो कितनी जोर से भागेगा ये, समझ सकते हो? आई बात समझ, क्या समझाना चाह रहा हूं मैं? अबे इतनी छोटी सी बॉल ने तो ये ड्रामा कर दिया। तो इतना मास इलेक्ट्रॉन का जो एलिमेंट्री पार्टिकल है, अगर उसने फील कर लिया 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन, अगर इतना फोर्स इलेक्ट्रॉन पर लग गया बाय द बैटरी तो क्या कर देगा वो, और उसी फोर्स को आप फील करते हैं। बात समझ आ रही है? यही रीजन था कि सर जब हम कनेक्ट कर देते हैं बैटरी के साथ तो बैटरी इस पर फोर्स अप्लाई करती है, और फोर्स अप्लाई करने पर ये सारे अलोंग द लाइन हो जाते हैं, एक लाइन में लाइन हो जाते हैं, और आप जब इसको टच करते हो तो करंट को फील करते हो। अब एकदम नहीं होता कुछ भी, अब जब ये इलेक्ट्रॉन आपस में आगे एक सीक्वेंस में चलते हैं, तो अगर तुम एक रास्ते से जा रहे हो, एक लाइन में जाते हो सुबह असेंबली वगैरह में, तो बेटा आप भी जानते हो आपको टक्कर भी लगती है, टकराते भी हो, उस टकराने में आप अपनी एनर्जी खो देते हैं इलेक्ट्रॉन, और वो एनर्जी आपको मिलती है हीट के रूप में, आपका वायर गर्म हो जाता है, आपका वायर गर्म हो जाता है। अब इलेक्ट्रॉन को दोबारा एनर्जी चाहिए होती है, तो बैटरी से दोबारा एनर्जी लेते हैं और फिर दोबारा हाई पोटेंशियल से लो की तरफ को ट्रेवल करते हैं विद कांस्टेंट स्पीड 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड। पहले इतनी है, अब इतनी है। दिस कांस्टेंट स्पीड इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट का मतलब क्या हो गया, फ्लो, बहाव, वेलोसिटी। बात क्लियर हो रही है? तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड कि जिससे इलेक्ट्रॉन जो है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तरफ को ट्रेवल करता है, उसे कहा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यही आपका हेडिंग है। सिंबल वेलोसिटी का वी, बेस में डी, ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हैंड डालो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखो। हाँ जी, a small constant velocity of order of a few mm per second along the length of the wire opposite to electric field. This average velocity of the electron is called the drift velocity of the electrons. ठीक है, अब समझना ध्यान से। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराने में जितना टाइम लेता है उस टाइम को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। बात समझ आ रही है कि जब ये इलेक्ट्रॉन मूविंग कर रहे थे तो मूविंग करते हुए जिस स्पीड के साथ ये मूविंग कर रहे हैं उसे आपने क्या नाम दिया, वीडी, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और टकराने में इनको जितना टाइम लगा उसे नाम दिया गया रिलैक्सेशन टाइम, और टकराने से पहले इन्होंने जितनी दूरी चली उसे नाम दिया गया रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस। बात क्लियर हो रही है? तो ये तीनों वर्ड हमारे यूज होंगे जब हम प्रूव करेंगे ओम्स लॉ, वहां यूज होता है, इससे पहले जरूरी होता है ये चीज समझना। क्लियर यहां तक हुआ? अब हेडिंग डालो, रिलेशन बिटवीन
इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझो ध्यान से, वायर हो गया, वायर में चार्जेस का फ्लो है, तो वायर में चार्जेस के फ्लो को आपने क्या नाम दे रखा है, क्या बोलता है अक्षिता? जब चार्जेस का फ्लो होता है उसे क्या कहा जाता है, फ्लो ऑफ चार्ज को? इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन कब फ्लो होगा, जब आप इसको कनेक्ट कर दोगे किसी भी एक इलेक्ट्रिक सोर्स के साथ, ये तभी तो कहोगे। तब क्या होगा, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? यहाँ तो हमें पढ़ चुके, तो बेसिक चीज़ है बिल्कुल। अब आगे, सर चार्ज कितने फ्लो हुए? मैंने कहा Q इक्वल टू होता है NE। क्या आपने कहा ठीक है सर, कोई। अब चार्ज जिसमें फ्लो हो रहे हैं उसका वायर का अपना एरिया भी तो होगा, उस पर भी तो डिपेंड करेगा। अब स्पीड तो अभी आप पढ़ के आ चुके हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और सर कुछ ना कुछ टाइम तो फ्लो होने में लेगा। पहले चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि Q इक्वल टू NE, यानी कि चार क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज, तो जो टॉपिक था कि चार्ज कैन नॉट बी डिवाइड, इट विल बी द इंटीजर फॉर्म, इंटीजर मल्टीपल फॉर्म, है ना, ये तो हमने पढ़ चुके थे। अब ये कह रहा है कि Q इक्वल टू NE के साथ साथ चार्ज बात पे तो डिपेंड कर रहा है कि सर जिस एरिया में आप फ्लो हो रहे हैं वो एरिया कितना है, यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। और कल ये बात मैंने आपको बताई थी कि अगर नॉन यूनिफॉर्म होता है तो फिर जरूरी नहीं कि आपके करंट की वैल्यू हर जगह सेम रहे, अलग अलग भी तो होगी। तो अब इस चार्ज की वैल्यू को मैंने इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर दिया, पुट अप कर दिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्योंकि वैल्यू यहां पर पुट अप करी, I इक्वल टू NEA VD T अपॉन T, टाइम से टाइम कैंसिल हो गया, तो I इक्वल टू हो गया NEA VD। इसका मतलब सर दिस इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इसको एग्जाम में कैसे लिखना है ये समझना, ठीक है। अब जो कहना वो लिखो, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो पता है गलती करती हो अक्षिता, नहीं वैल्यू नहीं, नंबर नहीं मिलेंगे CBSE में, ध्यान रखना इस बात का। जो बात बताने की है ना, अगर हम वो पहले नहीं बता रहे और हम सीधा मैथमेटिक्स पहले कर दिया ना, तो सीधा मतलब हो गया पहले नंबर कम जब मिलते हैं CBSE में, और अब और कम हो जाएंगे। जब आपने मुझे यही नहीं बताया कि आप करने क्या जा रहे हैं, तो आपने मैथमेटिक्स करके दिखाया क्या है, ये गलती कभी मत करो। देखो, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर is measured by the magnitude of electric charge flowing per second through a cross section of the conductor. If the charge carried by free electrons passing through a section of the wire in t second, then the strength of the current in t second, small t, t second, then the strength of the current in the wire is। अब डायग्राम ड्रॉ करो, अब नोट करो।
I10 हो गया। ठीक है, अच्छा। अगला लाइन डालो। रिलैक्सेशन टाइम। हाँ दौरे तो बकवास करता है। RELAXATION रिलैक्सेशन टाइम। द एवरेज टाइम इंटरवल between two successive SUCCESSIV successive collision is called the relaxation time of the electron. Collision is called the relaxation time of the electron. ठीक है, देन नेक्स्ट हेड डालो। रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हो गया। अब सुनो ध्यान से बेटे, सुना ध्यान से। कल टॉपिक था करंट डेंसिटी का, J=I/A था। अब क्या पूछा गया है कि सर करंट डेंसिटी में और इसमें क्या रिलेशन है, ये बताना है हमें। तो सर इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू तो ये आ गई NeVd। सिंपल पुटअप कर दो, J=NeAVd/A। ए से ए कट गया, J= कितना हो गया NeVd। इलेक्ट्रिक करंट में, सॉरी करंट डेंसिटी में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड किस पर कर रहा है? एरिया पर, स्पीड पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर। करंट डेंसिटी डिपेंड किस पर करती है? केवल ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर। ठीक है, ये नोट कर लो बस। इसके बाद करते हैं कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स अभी। हो गया बेटा यहाँ तक? ठीक है, लिखो क्वेश्चन। नोट कर ले सबने? इसे चेंज लिखो। एन एल्यूमिनियम वायर ऑफ डायमीटर, एन एल्यूमिनियम वायर ऑफ डायमीटर 0.24 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर is connected in series is connected in series to a copper wire of diameter 0.16 centimeter. To a copper wire of diameter 0.16 centimeter. The wire carry an the wire carry an electric current of 10 ampere Find out, first part, current density in the aluminum wire. Second part, drift velocity of electron in the copper wire. Drift velocity of electron in the copper wire. जो गिवन है वो लिखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर क्यूबिक मीटर वॉल्यूम ऑफ कॉपर is 8.4 into 10 की पावर 28.
वॉल्यूम ऑफ कॉपर इज 8.4 इंटू 10⁻28। ठीक है, अब सबसे पहले ना जो क्वेश्चन दे रखा है उसे समझ लो क्या है। कौन कौन से वायर गिवन है, कौन कौन से मेटल के गिवन है? एल्यूमिनियम के और किसके? कॉपर के। तो एक तो हो गया एल्यूमिनियम, ठीक है। दूसरा किसका हो गया? कॉपर का। क्या सिंबल होता है भाई कॉपर का? Cu। दोनों अलग अलग है और आपस में कह रहा है कि इसको कनेक्ट कर दिया किसमें? सीरीज में जोड़ दिया। और कुछ वैल्यू भी गिवन कर रखी है। एक तो वैल्यू गिवन डायमीटर किसका? एल्यूमिनियम का। कितना दे रखा है? 0 पॉइंट कितना है? 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आर कितना होगा इसका? 0.12 सेंटीमीटर। और मीटर में चेंज कर दें आप तो आ जा पहले 0.12 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ये गिवन हो गया और पहले चेंज कर दिया। सेंटीमीटर तुम जहाँ भी देखो ना 12th क्लास के न्यूमेरिकल में चेंज कर देना, लेंस और मिरर को छोड़ के, बस इस बात का ध्यान रखना खास तौर से। उसके बाद क्या गिवन था कि सर कॉपर वायर दे रखा है और उसका भी दे दे डायमीटर। ये किसका हो गया सर? एल्यूमिनियम के लिए हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम किस पर चले गए? कॉपर वाले के पास, Cu वाले के पास। Cu का क्या क्या दे रखा है? 2r कितना Cu के लिए? 0.16 है ना सेंटीमीटर। r कितना हो गया इसका? 0.8 सेंटीमीटर। मीटर में चेंज कर दो 10⁻⁻2 मीटर। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? ये हो गया सर, ठीक है। और कुछ गिवन है इसके आगे कुछ कह रखा है? जी हाँ सर, कह रहा है कि जब करंट कैरी करता है, कितना करता है करंट कैरी? 10 एम्पियर। ये तो कहा, यहाँ तक क्वेश्चन में गिवन पार्ट हो गया। और साथ में ये भी कहते हैं कि सर कुछ वैल्यू गिवन है 8.4 इंटू 10⁻28। भैया ये हो, इसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी कि ये है क्या। अभी फिलहाल तो हमने यहाँ तक लिख लिया कि ये गिवन वैल्यू है। अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया है? फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया है न्यूमेरिकल में? किसकी? एल्यूमिनियम वायर की। J इक्वल टू I/A। इलेक्ट्रिक करंट चेंज करोगे या ये रखोगे? क्यों? एक चीज पर है भाई तो। हाँ भाई, इलेक्ट्रिक करंट चेंज करेगा नहीं करेगा? अब बिल्कुल, बहुत बार ऐसे अपना ये बात होनी चाहिए कि साफ कह दो भाई पता नहीं जी, साफ कहना सुखी रहना। नहीं है समझ में बात? तब तक समझ में नहीं तो भाई मैं ऐसा नहीं कर सकता कुछ भी। मैं एक बार समझा सकूँ बस। चेंज करेंगे? बताओ। देखो सीरीज में करंट चेंज करेंगे तुम? सीरीज में करंट कभी चेंज नहीं होता, पैरेलल में होता है। सीरीज में ऐड कर रखा है तो आई की वैल्यू तो सेम है। कितना? 10। एरिया πr²। करेक्ट, यही तो लोगे ना, ऐसा कर्व का पार्ट, वायर का सिलेंड्रिक कर्व पार्ट πr² तो लोगे ना, तो πr²। इसको सॉल्व करोगे तो करंट डेंसिटी आ जाएगी। वैल्यू रखोगे कितनी कितनी वैल्यू रखनी पड़ेगी इसकी? सर 10 ये हो गया, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू r²। r कितना एल्यूमिनियम का? ये रहा। अब देख किस तरीका क्या है स्क्वायर करने का। 0.12 दो बार है तो उसको दो बार पे सबसे पहले बहुत सिंपल कर दे। 0.12 मल्टीप्लाई 0.12। अब पावर कितने? -2। स्क्वायर कितना होगा इसका? -4। ऊपर जाकर प्लस का हो जाएगा तो यहाँ पर 10 की पावर +4। अब थोड़ा इजी हो गया, बात समझ आ गई? तो यहाँ से आपको क्या फाइंड हो जाएगा? करंट डेंसिटी। किसके लिए? एल्यूमिनियम वायर के लिए। यूनिट जरूरी है लिखनी करंट की, एरिया सॉरी करंट की एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर कैलकुलेशन आपने नहीं करी तो आपकी वीक हुई है। आंसर आप करके दिखाना है। ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है? यथार्थ डिड वेलोसिटी ऑफ द कॉपर की। बिल्कुल ठीक बात है। अब समझो, अभी हमने एक चीज पढ़ी सर, J इक्वल टू होता है NeVd, पढ़ा? ये कॉपर के लिए अप्लाई कर दिया मैंने। कॉपर की Vd पूछी गई है तो Vd इक्वल टू हो गया सर J/Ne। चलो एन, ये जो आपको गिवन है ये गिवन का रखा है N, जो कहा इसने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो N गिवन हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर मेरे पास N तो है, N मेरे पास है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू मेरे पास है 1.6 होती है, -19 कूलम। अब क्या बच गया? J करंट डेंसिटी।
किसके वायर के लिए? कॉपर वाले वायर के लिए। तो कॉपर वाले के लिए पहले मुझे जे निकालना पड़ेगा, जे इक्वल टू आई अपॉन ए, जिसकी आई की वैल्यू 10 एम पे सब में सेम रहेगी। बात समझ आ रही है यहाँ तक? एरिया फिर दोबारा से पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर जो आर लोगे वो आप लोगे किसका? कॉपर का लोगे, ना कि एल्यूमिनियम का, क्योंकि आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी निकाल रहे हैं? कॉपर की निकाल रहे हैं। तो ठीक है सर, जब कॉपर की निकाल रहे हैं तो 10 ये हो गया इंटू 3.14 ये हो गया, और इसकी शायद मेरे हिसाब से 0.8 आई थी ना, 0.8 मल्टीप्लाई 0.8 पावर 10 की पावर 4, ये तो हो गया। जब यहां से अब जे की वैल्यू फाइंड करोगे तो करंट डेंसिटी मिल गई, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अब इस करंट डेंसिटी कहां पर पुट अप करोगे? इक्वेशन नंबर 1 में, जो सेकंड फर्स्ट पार्ट हमारा है, तो ये भी फाइंड हो जाएगा। देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वीडी, जे की वैल्यू जो आपने सॉल्व किया वो आंसर आ गया, एन की वैल्यू 8.4 इंटू 10 की पावर, तुम्हें दे रखा है क्वेश्चन में 28, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर, तो आ जाए पहले आंसर, मीटर पर सेकंड। इजी क्वेश्चन नहीं करने हैं कि हमें कि जे इक्वल टू आई अपॉन, ये नहीं आते भाई, ये नहीं पूछता कोई, सबको पता है, तुम कर लोगे सीधा। कभी दे दिया एक नंबर में, 2 नंबर में, तुम्हें पता पेपर कैसे आ रहे, अब इतने हलवा पेपर नहीं आ रहे। यहां पे कराने के साथ साथ तुम्हें अलग से भी पढ़ना होगा घर पे जाकर बुक में से, मात्र हम पे डिपेंडेंट मत रहो, खुद भी तो स्टडी करो। और एक बात और, न्यूमेरिकल फिक्स नहीं होते, कुछ भी आ सकते हैं, पैटर्न फिक्स होता है। इस पैटर्न पर आया है, इस टॉपिक पर आया है, इस चैप्टर में से आया है। तुम वहां का ये लिखना कि आउट ऑफ सिलेबस तुम चिल्ला रहे हो। देखो एक बहुत से मूर्ख कैसे होते हैं, मूर्ख ही कहूंगा मैंने, कि अगर तुम्हें 3 चैप्टर दे दिए करने के लिए तो तुम वो 3 चैप्टर करोगे, सीधी सी बात करोगे। अब भैया उसमें से तुमसे मैं कुछ भी तो पूछ सकता हूं, या नहीं मानोगे? तो वो जरूरी है। तो कब होगा? जब आप खुद स्टडी करोगे यहाँ पढ़ाने के बाद, तो उससे साथ साथ वे भी करते रहो। तो यहाँ तक हुआ, इसे नोट करेंगे फटाफट, पहले ये नोट करेंगे, आंसर भैया अपने घर पे निकाल लेना, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे, इतना टाइम कंज्यूम यहाँ पर नहीं करेंगे। अभी ये इसका एक स्लाइड का हो गया, दूसरा नोट करो फटाफट, कितना रह रहा है, पहले इसके बात करना। नहीं वो अभी ये नोट कर रहे थे ना, नोट कर रहे थे ना ये, तो इसलिए अभी माइक के सामने था, अभी नोट कर रहे थे ना, इससे साइड हुआ था ताकि हर एक स्लाइड में नोट कर ले।
हो गया था? मैं भैया तुम एक काम करना, लिखो देयर इज ए करंट, नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स, देयर इज ए करंट ऑफ 1 एम्पियर इन ए कॉपर वायर। अब ये क्वेश्चन ना आप करके दिखाओगे, बहुत सिंपल है, टफ नहीं है, मैं थोड़ा हिंट दे दूंगा आपको क्वेश्चन का, ठीक है। देयर इज ए करंट ऑफ 1 एम्पियर इन ए कॉपर वायर ऑफ लेंथ 0.10 मीटर, ऑफ लेंथ 0.10 मीटर, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, 6 मीटर स्क्वायर। व्हाट इज करंट डेंसिटी इन द वायर, ये फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। व्हाट इज करंट डेंसिटी इन द वायर, यानी कि J इक्वल टू आई अपॉन ए। एंड सेकंड पार्ट इसका, व्हाट इज करंट डेंसिटी इन द वायर, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। सेकंड पार्ट बेटे, इफ देयर बी ए, if there be a one free electron per atom in copper, then determine the drift velocity of electron, drift velocity of electron, and given value and given density of copper is 8.9 into 10 की पावर 8.9 into 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एटॉमिक वेट 63.5, आवागैड्रो नंबर जानते हो कितना होता है, आवागैड्रो कितना होता है 6.02 इंटू 10 की पावर 23, ठीक, इंटू 10 की पावर 23 पर मोल में या पर किलो मोल में, दिमाग ठीक है खराब है, पर मोल में, किलो मोल में 6 हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे ये, ठीक है। तो भाई देखो फर्स्ट पार्ट में पूछा आपसे, मैं हिंट दे देता हूँ, J इक्वल टू आई अपॉन ए, सिंपल कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पार्ट में इसने कहा ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी, कॉपर की, और वी नो दैट सर J इक्वल टू होता है NeVd, ये तो पढ़कर आप आ रहे हैं, ठीक है। तो Vd इक्वल टू हो गया J अपॉन Ne। अब समझना ध्यान से, यहां पर J की वैल्यू तो आप यहां से फाइंड कर लोगे, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपके पास है। अब रही बात n की, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये फाइंड करना है, और गिवन कर रखा है डेंसिटी ऑफ कॉपर, ठीक है, आवागैड्रो नंबर एंड एटॉमिक वेट। इस कंडीशन से मुझे फाइंड हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर गिवन नहीं है तो, क्योंकि वो कह रहा है कि उसके पास केवल और केवल कितना, अगर 1 फ्री इलेक्ट्रॉन हो, देयर विल 1 फ्री इलेक्ट्रॉन किसके अंदर, कॉपर वायर के अंदर, सॉरी पर एटम इन कॉपर, देन डिटरमाइन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तब यहाँ तुम ये मत कहते सर 1 रख दो, अरे कॉपर की डेंसिटी भी तो है, एटॉमिक वेट होता है, मोल भी तो है। तो अगर मुझे इस कंडीशन में n फाइंड करना है, तो n फाइंड का मेथड होता है n इक्वल डी मल्टीप्लाई n अपॉन एटॉमिक वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू डी। यहाँ से n फाइंड करोगे तो Vd भी फाइंड हो जाएगा। आंसर निकाल दो बस इसका फटाफट, दोनों पार्ट का, फर्स्ट का सेकंड का, केवल 5 मिनट्स, ज़्यादा जल्दी है।
हो नहीं पाएगा। वाटर बॉटल के पास है तुम्हारे पास है? दे दे यहाँ पानी की बोतल तो है। अच्छा अच्छा, करो आंसर निकालो। किसकी बेटे? मैं तो यहाँ तक भी नहीं आ रही, मैं तो इसे कंप्लेन कभी करी नहीं। हाँ हाँ, आपको हवा नहीं आ रही ना, कोई बात नहीं। अभी 2-3 महीने रखो, अब आप 3-4 महीने रुक जाओ बस, फिर हवा ही हवा आएगी। नेक्स्ट आने वाला इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, तुम तो कर लिया जल्दी क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, क्योंकि कल मैं यहाँ से आगे डिस्कस करूँगा रेसिस्टेंस के बाद से, ठीक है। लिखो इसमें हेडिंग है इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। द रेशो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द करंट the ratio potential difference of the current is called the ratio of potential difference to the current is called the electric resistance of the conductor. Hence if the potential difference between the ends of conductor, if potential difference between the ends A and DS ends of the conductor B, इस तरीके से BV and the current in the conductor and the current in the conductor BI, then the electric resistance of the conductor will be given by, then the electric resistance of the conductor will be given by R equal to V upon I, R equal to V upon I, ठीक है। अच्छा भाई ध्यान दो जरा, अब देखा है किसी ने, तुम में से किसी ने, कि कैसा होता है रेजिस्टेंस दिखने में, कैसा होता है? अब इस तरीके से ये और ठीक हो आप? कभी कभी हम बताना कुछ चाह रहे होते हैं, ठीक है। समझा देंगे तो बाद में। मैंने केवल ये पूछा आपसे कि प्रैक्टिकल लाइफ में कैसा होता है, तो ये नहीं होता प्रैक्टिकल लाइफ में, ये तो सिंबल हो गया बेटे, ये बात का ध्यान रखना। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि सर ये है क्या रेजिस्टेंस, यूज़ कहाँ पर कर रहे हैं, वर्क क्या है। मोबाइल है किसी के पास? सबके पास है ना। अपने गूगल करो और उस पर डालो रेजिस्टेंस, अभी इस टाइप का होता है भाई, देखा भी होगा। कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, इसे देख नहीं सकते। मैंने पूछा कि अगर इसकी प्रॉपर्टी को हम देख नहीं सकते तो बेटे फिर ये कैसे बन गया?
कल डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि रेजिस्टेंस क्या होता है, क्या वर्क होता है, और इसी के साथ कल स्टार्ट करेंगे ओम्स लॉ। ठीक है कि ओम्स लॉ क्या है। और मैंने कहा कि इसलिए ज़रूरी था कि आज का टॉपिक पढ़ना। हाँ दिखा सकते हैं, 1 मिनट देखो बेटे, ध्यान दो जरा, 2 मिनट। अरे क्लास ऑफ, ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, देखा भी होगा यूज़ होता है। और इसके ऊपर जो कलर्स हैं, ये कलर्स आपको बताते हैं कितने ओम का रेजिस्टेंस है। हर कलर की अपनी एक वैल्यू होती है, और जो कलर होते हैं ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, वाइट, इसमें से कोई भी कलर है उसी कलर की आपको इसके ऊपर लेयर मिलेगी, स्ट्रिप मिलेगी, वही आपको बताए कितने ओम का रेजिस्टेंस है। कल हम ये सीखेंगे कि सर इस कलर से कैसे पता लगाएंगे कितने ओम का है, साथ में ये वर्क क्या करता है, प्लस ओम्स लॉ में इसका यूज क्या है, और ओम्स लॉ एक्चुअल में है क्या चीज़। ठीक है, तो इनफ फॉर टुडे, थैंक यू फॉर क्लास।